नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो मैथ्स अकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे पाल वंश को, प्रतिहार वंश को और राष्ट्रकूट वंश को। इन तीनों शक्तियों के विषय में कहा जाता है यह वह त्रिकोणीय शक्ति थी जो आपस में लड़ रही थी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इन तीनों वंशों का उदय किस प्रकार से होता है, उनका विकास किस प्रकार से होता है और जो इनके मध्य संघर्ष है वह संघर्ष किन कारणों से होता है। परीक्षाओं में आपसे बार बार यह पूछा जाता है कि वह कौन सी तीन शक्तियां हैं जिनके मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। उसमें आप याद रखिए कि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश है के उदय के विषय में काफी डिटेल से आज हम जानेंगे। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं त्रिकोणीय शक्तियों के उदय के विषय में। अब हम एक एक को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी, बहुत बेसिक फैक्ट है। उसके बाद राजा बनेगा धर्मपाल, जो आपका नालंदा है, और जो आपका विक्रमशिला, वह दोनों धर्मपाल से जुड़ा होगा। विक्रमशिला की स्थापना की थी और नालंदा की पुनर्स्थापना की थी, तो यह भी हम देखेंगे। धर्मपाल के बाद राजा मिलेगा देवपाल। तो यह हो गया आपका पाल साम्राज्य। दूसरा हो गया आपका प्रतिहार साम्राज्य। प्रतिहार साम्राज्य यह भोज से शुरू होता है, हालांकि यह कितना पीछे तक जाता है उसका ठीक से अंदाजा नहीं है, क्योंकि यह स्वयं को भगवान राम और लक्ष्मण के वंश से भी कनेक्ट करते हैं, वहां तक भी ये लोग जाते हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हम मानते हैं तो भोज से मानते हैं। भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम और उसके बाद महिपाल। तो यह क्रम आप याद रखिए, तीन प्रमुख राजा। उसके बाद जो राष्ट्रकूट वंश है उनके विषय में देख लें। दंतीदुर्ग इनका संस्थापक माना जाता है, और उसके बाद दंतीदुर्ग का जो चाचा है कृष्ण प्रथम, वह राजा बनता है, और बाद में जो कृष्ण प्रथम का पुत्र है गोविंद द्वितीय, वह राजा बनता है। पाल साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की, प्रतिहार की स्थापना भोज ने की और राष्ट्रकूट की स्थापना दंतीदुर्ग ने की। इतना आप ध्यान रखिए। हमने पिछले वीडियोस में काफी डिटेल से देखा था जो आपका कान्यकुब्ज है या जो आपका कन्नौज, उसकी महत्ता काफी बढ़ गई थी। हर्ष के उदय के विषय में हमने यह डिटेल से देखा था किस प्रकार से कान्यकुब्ज वह स्थान ले लेता है जो पहले स्थान था किसका, मगध का। तो अब जब कान्यकुब्ज इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो इस पे संघर्ष प्रारंभ होगा, इस पे अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ होगा, और यह संघर्ष होगा हर्ष के समय भी और हर्ष के बाद जितने भी शासक आएंगे वह इसका प्रयास करेंगे। हर्ष क्योंकि काफी शक्तिशाली होता है तो उसके समय सफल नहीं होंगे या संघर्ष का वह प्रभाव हमको नहीं दिखेगा, लेकिन हर्ष के बाद के जो शासक होंगे तो संघर्ष वह हमको स्पष्ट रूप से दिखेगा। और मुख्यतः यह हम देखते हैं जब आता है आपका काल 8वीं शताब्दी का। तो उस 8वीं शताब्दी के काल में जो गौड़ वंश कहाँ का, बंगाल के क्षेत्र, और जो कन्नौज का क्षेत्र, इनके मध्य एक संघर्ष हमको दिखता है। बंगाल के शासक इस कन्नौज पर अधिकार करना चाहते हैं और अन्य जो शक्तियां हैं वह भी कन्नौज में बनी रहना चाहती हैं, जैसे हम देख रहे हैं प्रतिहारों को और राष्ट्रकूटों को। तो जो 8वीं शताब्दी के काव्य है वह बताते हैं यशोवर्मन, ये किससे संबंधित है, वर्मन वंश। यह स्वयं को जो कान्यकुब्ज है का शासक बताता है। साथ अपने काव्यों में यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वह उस क्षेत्र का शासक है। हमने यशो ग्रंथों की बात की या यशो गान ग्रंथों की बात की। हर्षवर्धन के काल से हमने एक देखा था परंपरा के तौर पे कि जो राजकवि आपके होते थे वह राजकवि राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे, गद्य लिखते थे, पद्य लिखते थे। वो परंपरा हमको आगे मिलेगी। अब जो अन्य राजा भी होंगे वो भी अपने राजकवियों के माध्यम से अपनी प्रशंसा करवाएंगे। उन प्रशंसाओं में हम देखें तो ये दावा करेंगे क्षेत्र विशेष पर अधिकार का। इनका इस क्षेत्र विशेष पर अधिकार, और खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र होंगे। उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि यशोवर्मन ये दावा करता है कि कान्यकुब्ज के क्षेत्र पर उसका अधिकार है, और एक शब्द इस्तेमाल करता है गौड़ वहो शब्द इस्तेमाल करता है। इस रेफरेंस में उसने जो गौड़ वंश को हराया है और उसको मार दिया है। तो गौड़ों के मध्य और जो कन्नौज के शासक हैं या जो कान्यकुब्ज के शासक हैं उनके मध्य लगातार संघर्ष चल रहा था। उसमें अपने काव्यों में वह यह बात दर्शाते हैं उन्होंने गौड़ों का विनाश किया था। देखिए इतिहास के रेफरेंस में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये कह रहे हैं कि इन्होंने गौड़ों का विनाश किया, लेकिन आप निष्कर्ष रूप में पहुंच सकते हैं कि इनके मध्य संघर्ष तो जरूर। ने किसका विनाश किया वो हम तथ्यों को देखकर या साक्ष्यों को देखकर निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन जो बेसिक निष्कर्ष अभी हम निकाल पा रहे हैं वो यह निकाल पा रहे हैं इनके मध्य संघर्ष था। तो कान्यकुब्ज पर अधिकार के लिए संघर्ष हम देख पा रहे हैं। जो डीसी सिरकर है वो कहते हैं कि यह शत्रुता मौखरियों के शासन से ही प्रारंभ हो चुकी है, मतलब बहुत पीछे तक यह शत्रुता उनको दिखती है। हमने देखा है मौखरी वंश का उदय किस प्रकार से हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। एक क्रम के रूप में आपको इन सारे वीडियोस को देखना होगा, तभी जाके आप ठीक से चीजों को समझ पाएंगे। हमने एक एक वंश के उदय के विषय में, के विकास के विषय में, आइडियोलॉजी के विषय में काफी डिटेल से वीडियो किया हुआ है। आप चाहे तो उसको देखिए, तभी जाकर आप समझ पाएंगे किस प्रकार से जो परिवर्तन है समाज में या इतिहास में
वह हो रहा था। तो डीसी सिरकर कहते हैं मौखरियों के शासन से ही यह संघर्ष उनको मिलता है। और जो ईशान वर्मन ने हरहा शिलालेख में 554 सीई में 554 ईस्वी में गौड़ों को पराजित करने का दावा किया था। तो गौड़ों से और जो कान्यकुब्ज के शासक हैं उनके मध्य संघर्ष है, यह तो हमको मिलता है, लेकिन यह संघर्ष कितना पुराना है इस पर विवाद है। हमने काल देखा था हर्ष का और शशांक, और इसमें हमने राष्ट्रकूट शासकों को भी देखा था कि शशांक से किस तरह का विवाद था। जो हर्ष का बहनोई मतलब के बहन का पति, उसको मार दिया था किसने? शशांक ने। यह विवाद भी हमने देखा था। बहन का नाम राजश्री। यह सब कुछ हम अपने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो हर्ष और शशांक के मध्य संघर्ष था। इस संघर्ष में हर्ष और शशांक के मध्य सीधा युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था, इस पे विवाद है, लेकिन इनके मध्य संघर्ष था, यह हम देखते हैं। तो कन्नौज का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? हर्ष। और जो गौड़ वंश है या जो बंगाल का क्षेत्र है वहां का शासक शशांक इनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे या इनके मध्य आपस में संघर्ष था। हर्ष और शशांक का काल जब बीतता है उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका गौड़ेश्वर क्षेत्र अर्थात जो बंगाल का क्षेत्र है और जो कन्नौज के शासक हैं गुर्जर प्रतिहार, इनके मध्य संघर्ष होता है। तो हर्ष, शशांक, गौड़ेश्वर क्षेत्र जो कि आपका बंगाल और बिहार के आसपास का क्षेत्र है और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, इस सबके मध्य संघर्ष है। इसको लेकर कान्यकुब्ज को या कन्नौज को लेकर। इन सब के बीच जो त्रिकोणीय संघर्ष है, इन सब के बीच हम कश्मीर को भी देख लें। कश्मीर में भी हमको एक शासक मिला था ललितादित्य, बहुत फेमस शासक था यह। और जो राजतरंगड़ी है जो कश्मीर का इतिहास बताती है, कल्हड़ ने जिसकी रचना की है, वह कहती है कि ललितादित्य ने यशोवर्मन को हराया था। तो ललितादित्य भी इस संघर्ष में हमको दिखता है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर। बाद में जो ये कश्मीर है वह इस संघर्ष में नहीं होगा, ललितादित्य के समय दिखेगा, क्योंकि ललितादित्य का शासन क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हमने देखा था उस समय वह संघर्ष में दिखेगा, लेकिन उसके बाद कश्मीर इस संघर्ष में हमको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं दिखेगा। कन्नौज को अगर हम देखें तो हर्ष के शासन के काल, हर्ष के शासन के समय ही और उसके बाद के समय जो मगध को स्थान प्राप्त था वही कन्नौज को स्थान प्राप्त था। और यहाँ पर 8वीं और 9वीं सदी के आसपास आयुध शासकों का शासन था। इसके आसपास का क्षेत्र जिसको मध्य देश कहा जाता था, और 200 सालों तक यह संघर्ष लगभग चला। जो कोणीय संघर्ष है वह लगभग 200 सालों के आसपास तक चला था और 6 चरणों में चला था। ये भी हम देखेंगे। कुछ चरण में आपको कुछ चरण में आपको राष्ट्रकूट ताकतवर दिखेंगे, कुछ चरणों में आपको प्रतिहार ताकतवर दिखेंगे, कुछ चरणों में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई अंतिम निर्णय नहीं निकलेगा, एक तरह से स्थगित हो जाएगा युद्ध का चरण। वो सारे घटनाक्रम हम देखेंगे। अभी हम बेसिक समझना चाह रहे हैं किस तरह से यह संघर्ष प्रारंभ हुआ और जो कि 200 सालों तक चला था। तो अभी हम देख रहे हैं हर्ष के मध्य और शशांक के मध्य, या उससे पहले भी यह संघर्ष चल रहा था और धीरे धीरे यह संघर्ष चरणों में आगे बढ़ता चला जाता है। प्रतिहार वंश के विषय में हम देख लेते हैं। अब हम एक एक वंश के विषय में बेसिक जानेंगे। सबसे पहले प्रतिहार वंश को हम देख लें। ये जो आपका प्रतिहार शब्द है, इस शब्द पर ही सबसे पहले विवाद। यह जो वंश है वह कितना पुराना है? जो ग्वालियर शिलालेख, वह कहते हैं इस जो ग्वालियर शिलालेख उसके अनुसार यह रामायण के राम और लक्ष्मण से संबंधित है। जैसा मैंने पीछे बताया, जो आपका भगवान राम है और जो लक्ष्मण है उनसे यह खुद को कनेक्ट करते हैं। हमने एक परंपरा के तौर पर यह बात भी देखी कि जितने भी राजवंश आएंगे वो क्या करेंगे, खुद को कनेक्ट करेंगे किसी पुराने वंश या आत्मिक महत्ता के वंश। खुद को ये रामायण काल से, महाभारत काल से, इनसे कनेक्ट करके दिखाएंगे और बताएंगे कि यह वहां से कनेक्टेड है। तो ये परंपरा भी हमने देखी है किस तरह से ये लोग खुद को कनेक्ट करना चाह रहे हैं प्राचीन सभ्यताओं या प्राचीन महाकाव्यों के काल। तो ये जो आपका प्रतिहार वंश, यह भी खुद को कनेक्ट करेगा रामायण से, और उसमें यह लक्ष्मण के वंशज के रूप में खुद को दिखाएगा, क्योंकि जो आपके लक्ष्मण हैं वह राम के रक्षक थे या राम के प्रतिहारक थे। आपको अगर रामायण के विषय में बहुत बेसिक जानकारी हो, आपको पता होगा भगवान राम गए थे, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता, ये तीनों लोग गए थे वन में। लक्ष्मण उनके रक्षक के रूप में, मतलब लक्ष्मण वह व्यक्ति थे जो लगातार 24 घंटे इनके रक्षक के रूप में मिलते थे। और लक्ष्मण के विषय में कहा जाता है इनकी जो नींद थी, उस नींद को भी इन्होंने अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर दिया। मतलब लक्ष्मण 24 घंटे लगातार जाग रहे थे और जो इनकी पत्नी है वह इनके बदले में सो रही थी। कुछ इस तरह के भी साक्ष्य हमको, कुछ इस तरह के तथ्य भी हमको मिलते हैं। बहरहाल आप सिर्फ इतना समझिए, लक्ष्मण एक
रक्षक के रूप में थे राम के, इसलिए वो प्रतिहारक कहा जा रहा है। और जो आपका प्रतिहार वंश है वह खुद को कनेक्ट कर रहा है लक्ष्मण के नाम के साथ। जो कुछ इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि जो आपका ये प्रतिहार वंश है ये प्रारंभ में दरअसल जो राष्ट्रकूट वंश उसके रक्षक थे और बाद में यहीं से यह प्रतिहार वंश बन गया। तो दो आपको थ्योरीज मिल रही हैं, पहला कि राष्ट्रकूटों के रक्षक थे, दूसरा ये जो आपके लक्ष्मण हैं उन्हीं के आगे के वंशज। फिर एक शब्द मिलेगा आपको गुर्जर प्रतिहार। एक तो आपको प्रतिहार वंश हो गया, इनके साथ जुड़ जाएगा गुर्जर प्रतिहार। ये जो गुर्जर प्रतिहार शब्द, यह हम देखते हैं कि इन्होंने अपने अभिलेखों में ऐसा लिखना प्रारंभ किया था और खास करके जो इनके पड़ोसी राज्य हैं, मतलब जो आपके प्रतिहार वंश के राजा है, यह स्वयं को गुर्जर प्रतिहार नहीं कहेंगे या बहुत कम कहेंगे, बल्कि जो इनके पड़ोसी राजा ने जब शिलालेखों में इस वंश के विषय में लिखेंगे तो इनको गुर्जर प्रतिहार कहेंगे। प्रतिहार वंश का जो सामंत है मथनदेव, उसका एक शिलालेख हमको मिलता है जिसमें वह स्वयं को गुर्जर प्रतिहार कहता है। अन्य जितने शासक हैं वह स्वयं को गुर्जर प्रतिहार नहीं कहेंगे बल्कि खाली प्रतिहार वंश का शासक कहेंगे। जो इसके पड़ोसी राज्य है वह इस गुर्जर शब्द का ज्यादा प्रयोग करेंगे। और जो आपका ये गुर्जर नाम है और जो आपका यह गुर्जर नाम है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि यह एक क्षेत्र का नाम था, गुर्जर क्षेत्र था, और जो यहाँ की ट्राइब उन्हीं को कहा जाता था गुर्जर प्रतिहार। तो एक ट्राइब के रूप में गुर्जर प्रतिहार को दिखाया जाता है। अब देखिए प्रतिहार वंश स्वयं को जोड़ रहा है कहां से? लक्ष्मण के वंश से, अर्थात रामायण के काल से। तो जो इनके पड़ोसी क्षेत्र के लोग होंगे या अन्य जो शासक होंगे वह इनको किसी ट्राइब से कनेक्ट दिखाएंगे, मतलब इनकी महत्ता को कम करेंगे। यह किसी रामायण काल से कनेक्टेड नहीं बल्कि एक ट्राइब है और इसीलिए हम देखेंगे कि गुर्जर शब्द का प्रयोग ज्यादा ये लोग करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार क्या है और प्रतिहार क्या है, सिर्फ का अंतर आप समझ चुके होंगे। एक सवाल और उठता है, क्या जो आपके गुर्जर प्रतिहार है क्या भारतीय थे या भारत के बाहर के क्षेत्र? एक विवाद यह भी आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं जब हुड़ों का आक्रमण हुआ था उसी समय ये भी बाहर के क्षेत्र से भारत में आए थे। हालांकि यह विवाद बहुत सॉलिड नहीं हो, हालांकि यह दावा काफी सॉलिड नहीं बैठ पाता है, क्योंकि जो आगे का घटनाक्रम है उसमें यह दावा काफी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन एक पक्ष यह भी है, आप ध्यान रखिए, यह भारतीय थे या नहीं थे पर भी विवाद है। तो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं, वो कहते हैं अगर यह आक्रांता थे अर्थात हुड़ों के साथ इन्होंने आक्रमण किया था तो यह सिंधु गंगा का उपजाऊ क्षेत्र है, वहां पर क्यों नहीं गए? यह अर्ध शुष्क क्षेत्र में क्यों बस गए? एक तर्क दिया जाता है, क्योंकि जब आप इनका क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर ये बसे वह एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है और जो गंगा यमुना का या सिंधु गंगा का उपजाऊ क्षेत्र है वह इनके बगल में ही है और कोई बहुत शक्तिशाली शासक हमको उस क्षेत्र पर नहीं मिलता है। अगर यह आक्रांता थे तो उस क्षेत्र पर अधिकार का दावा या अधिकार करने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने भी आप आक्रांता देखेंगे वो आक्रांता क्या करेंगे? संसाधनों पर अधिकार का प्रयास। और जब यह संसाधनों पर अधिकार का प्रयास करेंगे, दरअसल आक्रमण भी इसीलिए होंगे क्योंकि वह किसी संसाधन विशेष पर अधिकार करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा था तो इन्होंने गंगा यमुना का क्षेत्र है या जो सिंधु गंगा का क्षेत्र है उस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास क्यों नहीं किया, या क्यों अर्ध शुष्क क्षेत्र से जुड़े रह गए? तो इस तरह की सभ्यताएं जब हम देखते हैं तो एक कारण मिलता है। वह कारण क्या था? क्षेत्र प्रेम, मतलब जहां से इनका ओरिजिन है उस क्षेत्र विशेष से यह बहुत प्रेम करते हैं, उस क्षेत्र विशेष को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो एक कारण माना जाता है गुर्जर प्रतिहार के कारण। गुर्जर प्रतिहार के रेफरेंस में भी यह क्षेत्रीय शक्तियां थे, बाहर के आक्रांता नहीं थे। जो आपकी रचना है पृथ्वीराज रासो, उसके जो परवर्ती पांडुलिपियां हैं उन पांडुलिपियों में वर्णित जो अग्निवंश सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार जो अर्बुद पर्वत है अर्थात जो वर्तमान माउंट आबू पर्वत है वहां पर एक यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न यह राजवंश था। अब देखिए इसमें क्रम क्या है, यज्ञ होते थे और यज्ञों के माध्यम से जो वंश उनको ऑथेंटिकेट किया जाता था। यह अब क्षत्रिय वंश से कनेक्टेड है या राजकुल से कनेक्टेड है। हमने जो ब्राह्मणों की बढ़ती हुई महत्ता उसमें देखा था कि क्यों ब्राह्मण इतना इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि यदि किसी को राजा बनना है तो उसको यज्ञ करना पड़ता था और उस यज्ञ को करवाता कौन था? ब्राह्मण। बड़े यज्ञ होते थे जैसे आपका वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ, तो इस तरह के बड़े यज्ञ होते थे। इससे जो ये वंश थे या खुद को ऑथेंटिकेट करते थे एक क्षत्रिय, जिसमें ये खुद को ऑथेंटिकेट करते थे एक क्षत्रिय समुदाय के रूप में। इसीलिए जो अग्निवंश सिद्धांत वह कहता है माउंट आबू पर या अर्बुद पर्वत पर
या अर्बुद पर्वत पर एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ की अग्नि से ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उनका जन्म होता है। 3 राजवंशों की हालांकि वह बात करते हैं, उनमें से एक है गुर्जर प्रतिहार। तो ऑथेंटिकेट करने का काम किया जा रहा है किसको? गुर्जर प्रतिहार को। तो हमने ये भी बात भी देख लिया कि गुर्जर प्रतिहार भारतीय थे या नहीं थे। कुछ कुछ प्रमुख राजाओं को देख लेते हैं इस गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो नागभट्ट प्रथम जो कि 730 से 756 ईस्वी तक शासन संभालता है। कपूरक और देवराज जो कि 756 से 775 ईस्वी तक शासन करते हैं। वत्सराज 775 से 800। नागभट्ट द्वितीय सबसे फेमस, यह 800 से 833। रामभद्र 833 से 836। मिहिर भोज या भोज प्रथम, इसी को दरअसल ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है इस राजवंश या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है इस राजवंश का शासनकाल 836 से 885। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायक पाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राजपाल, लोचनपाल, यशपाल, ये सारे राजा आपको मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। एक तो नागभट्ट प्रथम को, दूसरा जो आपका यह मिहिर भोज जो प्रतिहार साम्राज्य है वह गुर्जरों के वंशज हैं और जाटों की तरह जो घुमक्कड़ जनजाति है और पशुपालक और उसके साथ योद्धा हैं, इन तीनों रूपों में हमको मिलते हैं अपने साम्राज्य के स्थापित होने से पहले। इसके साथ हम देखें जो 730 ईस्वी का काल, उस समय जो चालुक्य शासक थे जो बहुत शक्तिशाली थे उस समय, उन्होंने क्या किया? अरबों के आक्रमण से क्षेत्र की सुरक्षा की थी। हमने पिछले वीडियोस में देखी है, हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि किस प्रकार से अरब से आक्रमण हो रहे थे, तिब्बत से आक्रमण हो रहे थे। उन आक्रमणों से किस प्रकार जो आपके कन्नौज के शासक हैं वह इन आक्रमणों को किस प्रकार से रोक रहे थे। इसके साथ जो राष्ट्रकूट वंश है वह भी किस प्रकार से अधिकार के लिए संघर्ष करता है और उसमें यह इन अरब शासकों को हराता है। कन्नौज के शासकों ने ज्यादातर हराया किसको? तिब्बत के आक्रमणकारियों को। यह क्रम भी हमने देखा है। इसी क्रम में जो चालुक्य शासक हैं इन्होंने अरबों को पराजित कर दिया, जिससे जो आपका प्रतिहार साम्राज्य है यह भी सुरक्षित हो गया। बाद में जो मालवा का क्षेत्र है और जो गुजरात का क्षेत्र है उस पर अधिकार के लिए इनका संघर्ष किससे होगा? राष्ट्रकूटों से भी। तो वो त्रिकोणीय संघर्ष हम देखेंगे जो मालवा पर और गुजरात पर अधिकार के लिए होगा, वह हम आगे देखेंगे। जो प्रतिहारों की राजधानी थी हानीमार, यह सबसे फेमस थी और नागभट्ट प्रथम के काल में इसको सबसे इंपॉर्टेंस मिली थी, यह भी देखिए। दूसरा जो गुजरात का क्षेत्र है और जो मालवा का क्षेत्र है पर अधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था और इस त्रिकोणीय संघर्ष में नागभट्ट 738 ईस्वी में पराजित हो जाता है किससे? चालुक्य राजवंश के राजाओं से। तो देखिए आप ऐसे समझिए, एक तो आपका हो गया कन्नौज का क्षेत्र, दूसरा हो गया आपका पाल वंश का क्षेत्र या बंगाल का क्षेत्र, फिर हो जाएगा आपका मालवा का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र और नीचे आपको मिलेंगे कन्नौज के शासक। तो आपका जो ये मालवा का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है और उसके आसपास का क्षेत्र है, उस पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे कन्नौज के शासक, आपके यहाँ चालुक्य शासक, पाल वंश के शासक और कन्नौज के शासक। ये तीनों इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए लड़ेंगे और यही मुख्यतः हमको संघर्ष दिखता है कि पश्चिम में अरब आक्रमणकारी थे जिनको हराया था किसने? चालुक्य वंश के राजा ने। पूर्व में जो तिब्बत के आक्रमणकारी थे वो थे जिनको हराया था किसने? कन्नौज के शासक ने। तो अब पश्चिम से यह क्षेत्र सुरक्षित हो गया है और पूर्व से भी यह क्षेत्र सुरक्षित हो गया है, लेकिन इस क्षेत्र विशेष पर अधिकार के लिए संघर्ष दिखेगा। इसी तरह से जो प्रतिहार वंश के राजा हैं ये गंगा के क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे, मालवा पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं प्रयासों में जो राष्ट्रकूट के शासक भृगु और गोपाल तृतीय, इनसे संघर्ष होगा। इन्होंने इस विस्तार को रोक दिया था। तो प्रतिहार वंश के जो राजा हैं यह भी विस्तार करना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र विशेष का। मुख्य लड़ाई आप समझिए किस बात की है? अपने क्षेत्र का विस्तार करने से संबंधित कि किसका क्षेत्र कहां तक जाएगा और उसी में यह संघर्ष हमको दिखता है। प्रतिहार साम्राज्य के विषय में और अगर हम देखना चाहें तो राष्ट्रकूटों ने 790 ईस्वी में और फिर 806 और 7 ईस्वी में इन प्रतिहार शासकों को हराया था और उसके बाद जो राष्ट्रकूट शासक हैं वह तल की ओर लौट गए। जो इनका वास्तविक संस्थापक है प्रतिहार वंश, उसको माना जाता है भोज या मिहिर भोज। ये जब आप युद्धों को देखेंगे या संघर्ष को देखेंगे तब आप समझेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों नागभट्ट को वह इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है इस प्रतिहार साम्राज्य में जितना मिहिर भोज को मिलती। लेकिन मिहिर भोज के विषय में भी हम देखेंगे या भोज के विषय में भी हम देखेंगे, जब यह पूर्व की ओर विस्तार करना चाहता है तो वहां इसको पालों ने रोक दिया था। जो पाल वंश के राजा हैं उन्होंने इसको
रोक दिया था। देखिए, साम्राज्य का विस्तार यह भी करना चाह रहा है। जो लड़ाई होगी उस लड़ाई में हम देखेंगे जो राष्ट्रकूट के शासक हैं वह बाद में खुद को थोड़ा अलग कर लेंगे, वह वापस दक्कन के क्षेत्र में चले जाएंगे। तो प्रतिहार वंश और जो आपका पाल वंश है, इनके बीच ज्यादा युद्ध होगा और उसमें भी पाल शासक हैं, उन्होंने हरा दिया था किसको? मिहिर भोज को। हालांकि 836 ईस्वी के आसपास हम देखेंगे कि इस भोज ने कन्नौज के क्षेत्र को पुनः जीत लिया था और बाद में दक्कन और गुजरात की ओर यह फिर से बढ़ेगा। यहाँ पर इनका संघर्ष फिर से होगा किससे? राष्ट्रकूट शासकों से। और एक निर्णायक लड़ाई हमने देखी नर्मदा के नदी तट पर। उस लड़ाई में भोज राजा है मालवा गुजरात के कुछ भागों को जीत जाता है। नर्मदा की इस लड़ाई में हर्ष के साथ हुआ संघर्ष हमने देखा। इसमें हर्ष के विजय अभियान को रोक दिया गया था और वह संघर्ष किससे था? राष्ट्रकूट शासकों से। ये हम पीछे देख चुके हैं किस प्रकार से हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है। नर्मदा नदी तट पर उसका राष्ट्रकूट शासकों से संघर्ष होता है, क्योंकि जो नर्मदा नदी थी वह एक सीमा रेखा बनाती थी के मध्य हर्षवर्धन के या कन्नौज साम्राज्य के तथा राष्ट्रकूट साम्राज्य के मध्य। और वहीं पर हम संघर्ष को देखते हैं। तो एक तो संघर्ष हुआ था। बाद में जो भोज के समय उसमें भी हम यह संघर्ष देखते हैं। हालांकि भोज इसमें ताकतवर दिखता है ज्यादा और मालवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेता है। इसके साथ हम देखेंगे कि जो प्रतिहार राजवंश है, इनके पास जो घुड़सवार सेना है वह किस प्रकार से भूमिका अदा करती है और एक परिवर्तन मिलेगा हमको सेना में कि जो घुड़सवार सेना की इंपॉर्टेंस किस प्रकार से बढ़ जाती है, वह भी हम समझेंगे। तो आप प्रतिहार साम्राज्य को समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इनका उदय होता है, किस क्षेत्र को लेकर यह युद्ध करते हैं, किनसे इनका संघर्ष। पूर्व में इनका संघर्ष है किससे? बंगाल के क्षेत्र से या पालवंश से। दक्षिण में या हम कहें दक्षिण पश्चिम में जो इनका संघर्ष है वह किससे है? राष्ट्रकूट वंश। यह आप ध्यान रखेंगे, त्रिकोणीय संघर्ष हमको यह मिल रहा है। जो प्रतिहार साम्राज्य है वह पूर्व के क्षेत्रों में भी अपनी अधिकार को बढ़ाता है और यह हम देखेंगे देवपाल की मृत्यु के बाद। देवपाल जो प्रतिहार वंश का शासक। भोज के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि इसको आदि वराह की उपाधि मिली हुई है। यह तथ्य पूछा जाता है क्योंकि भोज विष्णु भक्त था और उसने आदि वराह की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा कि आदि वराह की उपाधि किस प्रतिहार राजा को मिली थी? तो वह राजा था भोज या मिहिर भोज। बाद में जब भोज की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासन को संभालता है और इसने भी अपने साम्राज्य को विस्तारित करने का प्रयास किया। जो मगध का क्षेत्र है, जो उत्तरी बंगाल का क्षेत्र है, उस पर यह अधिकार करता है और अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। हालांकि जो महेंद्रपाल है वह कश्मीर के क्षेत्र में भी लड़ता है या कश्मीर के क्षेत्र में भी अपना शासन फैलाना चाहता है, लेकिन वहां पर उसको हार मिलती है और जो पंजाब का कुछ क्षेत्र है वह उसको वापस लौटाना पड़ता है। तो हमने देखा था कि इस लड़ाई में कश्मीर का भी थोड़ा बहुत रोल होगा, थोड़ा बहुत शामिल होगा, लेकिन मुख्य संघर्ष गुजरात और मालवा के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए हमको दिखेगा। जो बगदाद का निवासी है अल मसूदी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए। अल मसूदी 915 से 16 ईस्वी में गुजरात के क्षेत्र में आया था और इसने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य इसको कहा था अल जुज्जर। गुर्जर को क्या कहा था? जुज्जर। तो अल जुज्जर कहा था किसने? अल मसूदी ने। और ये आया किसके दरबार में था? महिपाल के। यह तथ्य आप ध्यान रखिएगा। तो भोज के बाद मिलता है हमको महेंद्रपाल और महेंद्रपाल के बाद मिलता है हमको महिपाल। तो इस महिपाल के ही दरबार में आया था कौन? अल मसूदी। यह आप ध्यान रखिएगा। 915 से 18 ईस्वी के बीच हम देखें तो जो राष्ट्रकूट शासक हैं इंद्र तृतीय, इसने भी कन्नौज पर आक्रमण किया था और इस नगर को तबाह कर दिया था, ऐसे वर्णन हमको मिलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लगातार यह संघर्ष हो रहे हैं। 963 ईस्वी में हम देखें तो जो राष्ट्रकूट राजा है कृष्ण तृतीय, इसने भी उत्तर भारत पर आक्रमण किए और उस आक्रमण के बाद जो प्रतिहार वंश उसको पराजित किया। इसके बाद हम देखें तो इस प्रतिहार वंश का विघटन है वह बहुत तेजी से होने लगता है। तो इस तरह से पूरे प्रतिहार वंश का जो घटनाक्रम है वह हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पाल वंश को या पाल साम्राज्य को। तो जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर इनका अधिकार दिखता है और जो 9वीं सदी का काल है वहां पर जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है उस पे इस पाल वंश का अधिकार था और इनका एक शक्तिशाली साम्राज्य हमको
दिखता है। शशांक इनका बहुत फेमस राजा है। क्या आप ध्यान रखिएगा, यह वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को काट दिया। यह तथ्य भी हमने देखा था, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इस वंश की स्थापना की थी इसने गोपाल ने, और कब? 750 ईस्वी में। यह भी पूछा जाता है बार बार, इस वंश ने किया क्या? जो बंगाल का क्षेत्र है का एकीकरण किया, अर्थात उस पूरे क्षेत्र पर अधिकार किया, और जो मगध का क्षेत्र है बिहार में, उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। ये जो बोधि वृक्ष वाला घटनाक्रम है, इसमें हम देखेंगे उससे यह बात साबित होती है शशांक ने इस वृक्ष को क्यों काटा, क्योंकि यह क्षेत्र इसके अधिकार में संभवतः, इसीलिए इस वृक्ष को यह काट पाया। इस तरह हम देखेंगे कि बंगाल में इनका शासन स्थापित होता है, पूरे बंगाल पर यह शासन संभालते हैं, और बाद में जो मगध का क्षेत्र है उस पर भी अपना अधिकार करते हैं। गोपाल के बाद धर्मपाल इस राजवंश का राजा बनता है, और 810 ईस्वी तक वह शासन को संभालता है। तो स्थापना की किसने? गोपाल ने। बाद में राजा बनता है कौन? धर्मपाल। जो आपका प्रतिहार राजवंश है, ये क्या कर रहा था? इस गौड़ क्षेत्र पर या बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार करना चाह रहा था, साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। पीछे हमने देखा, तो साम्राज्य का विस्तार करते करते यह बंगाल के क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहता है। लेकिन इस आक्रमण को किसने रोका था? जो राष्ट्रकूट राजा है ध्रुव, उसने इस आक्रमण को रोका था। के कारण जो प्रतिहार साम्राज्य है या जो प्रतिहार राजा है, वह राजस्थान में शरण लेने को बाध्य हो गया था। अब देखिए, इस त्रिकोणीय संघर्ष में क्या होगा? एक तो आपके प्रतिहार है, दूसरे आपके पाल है, तीसरे आपके राष्ट्रकूट। तीनों अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी शासन सत्ता को विस्तारित करना चाहते हैं। कई बार क्या होगा कि प्रतिहार वंश आक्रमण करेगा पाल पे, राष्ट्रकूट चले जाएंगे मदद के लिए, या इस आक्रमण को राष्ट्रकूट रोक देंगे, क्योंकि यह भी चाहते हैं कि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं वह ज्यादा क्या हो? शक्तिशाली ना हो। तो इनकी शक्ति का जो विस्तार है, उस विस्तार को रोकने का भी यह प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रकूट शासक है वह बंगाल पर हो रहा आक्रमण रोकता है। इसका आक्रमण प्रतिहार राजाओं, जिससे बंगाल में इनकी शक्ति ना बढ़े या ओवरऑल जो प्रतिहार साम्राज्य है उसकी का विस्तार ना हो। इसी समय जब राष्ट्रकूट राजा ने या ध्रुव ने इस प्रतिहार राजा को हरा दिया, उसका लाभ उठाया किसने? धर्मपाल, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अर्थात प्रतिहार राजा आक्रमण करता है बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार के लिए, उस आक्रमण को रोक देता है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव। इससे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर हो जाता है और राजस्थान के क्षेत्र में जाकर छुप जाता है या वहां पर शरण ले लेता है। इसी का लाभ उठाता है कौन? धर्मपाल, और जो कन्नौज का क्षेत्र है उस पर यह अधिकार कर लेता है। बाद में शासन आएगा नागभट्ट द्वितीय का। यह इंपॉर्टेंट क्यों था, इसी घटनाक्रम में आप समझेंगे। पहले तो प्रतिहार शासक हार जाएंगे और राजस्थान में जाकर शरण ले लेंगे। बाद में राजा बनेगा नागभट्ट द्वितीय। यह नागभट्ट द्वितीय क्या करेगा? जो धर्मपाल उसको हरा देगा, क्योंकि इस धर्मपाल ने क्या किया था? कन्नौज पर अधिकार किया था। धर्मपाल को मुंगेर के पास यह हरा देगा और कन्नौज को फिर से यह पाल साम्राज्य में शामिल कर लेगा। जो धर्मपाल का बेटा है देवपाल, यह गद्दी पर बैठेगा 810 ईस्वी में। और देवपाल ने जो प्राग ज्योतिषपुर है, अर्थात असम का जो क्षेत्र है, और जो उड़ीसा का क्षेत्र है, इसके अलावा जो नेपाल का क्षेत्र है उस पर भी अधिकार करता है। मतलब नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर इसका अधिकार है, असम के कुछ क्षेत्रों पर इसका अधिकार है, उड़ीसा के क्षेत्रों पर इसका अधिकार है, और बंगाल के क्षेत्र पर तो अधिकार है ही। तो देवपाल अपने साम्राज्य का विस्तार पूरब की तरफ ज्यादा करता है, यह आप ध्यान रखिएगा। बाकी शासक क्या कर रहे हैं? पश्चिम की तरफ ज्यादा विस्तार कर रहे हैं। देवपाल क्या कर रहा है? पूरब की तरफ ज्यादा विस्तार कर रहा है। जो सुलेमान कौन? एक अरब सौदागर, इसने भी पाल वंश के विषय में काफी डिटेल से बताया है। जो पाल वंश के शासक हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र कहाँ है? बंगाल में, तो इनका जो तिब्बत के लोग या जो तिब्बत के शासक हैं उनसे घनिष्ठ संबंध भी है। और जो इस वंश के विद्वान हैं, जिनमें हमको तंत्ररक्षित और दीपांकर जैसे विद्वान मिलते हैं, इनको आमंत्रित किया गया था। कहां पर? तिब्बत के क्षेत्र। हम देख रहे थे चीन के साथ संबंध। प्रारंभ में चीन के लोग या चीन साम्राज्य के लोग अपने दूत भेज रहे थे कहां पर? भारत के क्षेत्र में, जिससे हमको पता लगता है कि किस प्रकार से संबंध थे। हमने देखा था जो तिब्बत पर हो रहे आक्रमण, हमने देखा था कि जो तिब्बत से हो रहे आक्रमण थे या तिब्बत से जो आक्रमण का भय, उसके लिए चीन से सहायता मांगी जाती है। यह घटनाक्रम हमने देखा था। इसी तरह से जो पाल वंश के राजा हैं, इनका संबंध है किससे? तिब्बत के क्षेत्र से या तिब्बत के राजाओं से, और अपने ये विद्वान इन क्षेत्रों में भेजते हैं, जिससे यह बात साबित होती है। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका पुनरुत्थान किसने करवाया था? धर्मपाल ने। बनवाया किसने था? गुप्त साम्राज्य के राजा कुमारगुप्त ने। क्या आप ध्यान रखेंगे?
नालंदा के विषय में। नालंदा को बनवाया किसने है? कुमारगुप्त ने। पुनरुत्थान किसने किया है? धर्मपाल ने, जो कि राजा है पाल वंश का। और इस धर्मपाल ने क्या किया? 200 ऐसे गांव अलग कर दिए जो जो इस नालंदा विश्वविद्यालय के लिए डेडिकेटेड, मतलब इन 200 राज्यों से जो आय होगी, मतलब इन 200 गांवों से जो आय होगी, वह नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान पर खर्च होगी। इसके साथ साथ इसने स्थापित किया विक्रमादित्य विश्वविद्यालय। तो पुनरुत्थान करवाया नालंदा का और स्थापित करवाया विक्रमादित्य विश्वविद्यालय को। तो यह आप तथ्य ध्यान रखिएगा। जो शैलेंद्र शासक और मुख्यतः जो बौद्ध थे, इन्हीं के समय काल में है इन्होंने, और इनका शासन क्षेत्र कहाँ है? मालवा, जावा, सुमात्रा, अर्थात जो द्वीपीय क्षेत्र हैं किसके? पाल वंश के पड़ोस के, उन पर शासन है किसका? शैलेंद्र शासकों का। और इनके साथ भी हम देखते हैं कि इनके संपर्क स्थापित होते हैं और अपने राजदूत यह लोग भेजते हैं कहां पर? पाल वंश के साम्राज्य में। और इस शैलेंद्र शासक ने अनुमति ली थी किससे? पाल वंश से, यह नालंदा में एक विहार बना सके। तो जो आपके शैलेंद्र शासक, इनका कनेक्शन भी हमको दिखता है इस पाल वंश से। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी पुनर्स्थापना और जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना, यह दोनों जुड़ा है किससे? पाल वंश से। इसमें गोपाल ने स्थापना की थी, हमने देखा था 785 ईस्वी में। के बाद जो राजा बनता है धर्मपाल, यही कनेक्टेड है किससे? नालंदा से और इस विक्रमशिला से या विक्रमादित्य से। इसको ध्यान रखिए। इस धर्मपाल को जो प्रतिहार वंश का राजा है चालुक्य द्वितीय, उसने मुंगेर के क्षेत्र में हराया था। इसके अलावा जो राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव, उसने भी पराजित किया था किसको? इस धर्मपाल को। इसके बाद इनका राजा मिलेगा देवपाल, यह आप ध्यान रखिएगा। तो जो आपका ये धर्मपाल है, यही कनेक्टेड है कहां से? नालंदा से और विक्रमशिला से, यह आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं राष्ट्रकूट। तो हमने 2 वंश देख लिए, एक गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल वंश, तीसरा वंश जो है राष्ट्रकूट, वह भी हम देख लेते हैं। इस राष्ट्रकूट वंश का जो शासन क्षेत्र है वह दक्कन का क्षेत्र हमको दिखता है। पहला तथ्य तो यह हो गया। दूसरा जो इसका संस्थापक वह है कौन? दंतीदुर्ग, यह भी आप ध्यान रखिए। इसने मान्यखेत को या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग, यह आप ध्यान रखिए। और इनका द्वंद्व होता है प्रतिहारों से इस गुजरात और मालवा क्षेत्र पर अधिकार को लेकर, यह भी हमने पीछे देखा है। तो अधिकार के लिए इनका द्वंद्व होता है किससे? प्रतिहारों से। जो इनका क्षेत्र है वह हमको महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र दिखता है। दक्कन में इनका अधिकार है और उसमें भी जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, पूरा उत्तर महाराष्ट्र, उन पर इनका अधिकार दिखता है। इसके साथ हम देखेंगे चालुक्य वंश में भी आपको शाखाएं मिलेगी, पूर्वी चालुक्य और दक्षिणी चालुक्य। हालांकि यह जब हम दक्षिण भारत के इतिहास को बहुत डिटेल से देखेंगे तब हम समझेंगे। अभी आप ये समझिए जो चालुक्य वंश है इसका पूर्व में और उत्तर में तो संघर्ष है ही, इसके साथ जो दक्षिण का क्षेत्र है यहाँ पर पल्लव वंश है और जो पांड्य वंश है, इनसे भी इनका संघर्ष था। इसी संघर्ष में आप देखेंगे कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं ये बार बार वापस हो जाएंगे अधिकार क्षेत्र पर जब आक्रमण होंगे। स्पेशली बात कर रहे हैं गुजरात और मालवा की, जो त्रिकोणी संघर्ष की हम बात कर रहे हैं। जब इस त्रिकोणी संघर्ष को हम देखेंगे तो कई बार जो राष्ट्रकूट शासक हैं वो वापस हो जाएंगे। और उस वापस होने का जो कारण है वह आप समझिए, जो पल्लव वंश है दक्षिण में और जो पांड्य वंश है, इनसे भी इन राष्ट्रकूटों का संघर्ष है और उस संघर्ष के कारण कई बार यह वापस हो जाएंगे। तो आप समझिए इनका संघर्ष किनसे है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो राष्ट्रकूट राजा हैं इनमें जो गोविंद तृतीय है, अमोघ वर्ष, यह सबसे महान राजा हमको मिलते हैं। गोविंद तृतीय का शासनकाल 793 से 814 ईस्वी और अमोघ वर्ष का शासनकाल 814 से 878 ईस्वी। जो कन्नौज का शासक था नागभट्ट, उस पर हमला किया था किसने? गोविंद तृतीय ने, और नागभट्ट को इसने पराजित किया था, यह हमने पीछे भी देखा है। तो हम समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रकूट शासक भी किस तरह से इस संघर्ष में शामिल होते हैं। इस राष्ट्रकूट वंश के विषय में देखेंगे कि जो लंका के राजा हैं और उनके मंत्री हैं, उनको भी हराकर यह बंदी बनाता है और उसके बाद हालापुरी को लेकर आता है। और इसके अलावा जो लंका का इष्ट देव है उसकी 2 मूर्तियां लेकर भी यह मान्यखेत में आता है और वहां पर एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाता है। तो राष्ट्रकूट वंश का जो
संघर्ष है वह लंका के राजा के साथ भी हमको दिखता है। लंका के राजा को उसने हराया, उसके मंत्री को हराया और बंदी बनाकर लेके आया हालापुर में, और जो लंका के इष्ट देव हैं उनकी मूर्तियां भी लेकर आया और उसको मान्य खेत में विजय स्तंभ के रूप में स्थापित किया। तो राष्ट्रकूट का संघर्ष हम देख रहे हैं। पल्लवों से संघर्ष है, पांडवों से संघर्ष है, लंका के क्षेत्र में संघर्ष है, गुर्जर प्रतिहार से संघर्ष है। यह सारा घटनाक्रम हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो राष्ट्रकूट वंश है और स्पेशली इनका राजा गोविंद, इसका पांड्य वंश के साथ और बाद में चोल राजाओं के साथ भी संघर्ष है। पल्लवों के साथ इनका संघर्ष हमने पहले ही देखा है और जो पल्लव साम्राज्य है उसका विनाश लगभग हो जाएगा इस राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, और उसमें भी राष्ट्रकूट वंश का जो राजा है गोविंद के द्वारा इस पल्लव वंश का विनाश हो जाएगा। एक अलग घटनाक्रम है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि राष्ट्रकूट वंश का संघर्ष दक्षिण भारत में भी हमको बड़े स्तर पर दिखता है। पल्लव राजाओं के साथ, पांड्य राजाओं के साथ, चोल राजाओं के साथ, के अलावा जो लंका के राजा हैं उनके साथ। इस राष्ट्रकूट वंश का जो राजा है अमोघ वर्ष, इस अमोघ वर्ष के विषय में एक तथ्य आप ध्यान रखिएगा। जो कन्नड़ साहित्य है उस कन्नड़ साहित्य में पहली काव्य शास्त्र लिखने का जो श्रेय है वह इस अमोघ वर्ष को ही जाता है। राष्ट्रकूट वंश का यह शासक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। अमोघ वर्ष के बाद जो हमको प्रतापी राजा मिलेगा इंद्र तृतीय, जो कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की पुनर्स्थापना करेगा, के शासन क्षेत्र को काफी विस्तृत करेगा। और यही वह इंद्रजीत है जिसने महिपाल को हराया था और हराने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो राष्ट्रकूट शासन का कन्नौज के क्षेत्र में अधिकार स्थापित हुआ था किसके काल में? इंद्रजीत के काल में। इंद्रजीत कौन है? अमोघ वर्ष का पौत्र। अमोघ वर्ष कौन है? राष्ट्रकूट वंश का शासक। इस तरह से आप ध्यान रखिए। और अलमसूदी इसी के समय भारत पर, और अलमसूदी इसी के समय भारत में आया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों वंश हमने देख लिए, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। जो राष्ट्रकूट वंश है इसका राजा जो कृष्ण तृतीय है, इसका संघर्ष जो चोल राजा है परंटक प्रथम उसके साथ दिखता है, और उस संघर्ष में इसने परंटक प्रथम को हराया था और जो चोल साम्राज्य का उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम प्रतापी राजा हमको मिलता है वह कृष्ण तृतीय मिलता है, और इसने जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर परमार वंश के और वेंगी वंश के जो चालुक्य हैं उनको हराया था, या उनसे इनका संघर्ष था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट शासक अपने चारों तरफ जितने भी साम्राज्य हैं उनसे लड़ रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि जो तीनों साम्राज्य हैं वह किस प्रकार से उदित होते हैं और बेसिक संघर्ष है इनका वह किस प्रकार से प्रारंभ होता है। राष्ट्रकूट, इसमें आप ध्यान रखिए कि ये दक्षिण भारत में बहुत उलझे हुए रहेंगे, अपने अधिकार क्षेत्र को या उत्तर भारत में बढ़ाना चाहेंगे, नर्मदा के इस पार आना चाहेंगे, लेकिन वहां भी इनका संघर्ष होगा। दक्षिण में भी इनका संघर्ष लगातार होता रहेगा, पल्लवों से लड़ेंगे, पांड्यों से लड़ेंगे, चोल साम्राज्य है उनसे भी संघर्ष है, चालुक्यों से इनका संघर्ष है। वह सारा घटनाक्रम आप ध्यान रखिएगा। हमने समझ लिया किस तरह से इनका उदय हुआ और इनके बीच आपसी प्रतिद्वंदिता किस प्रकार से स्टेब्लिश हुई। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो संघर्ष का घटनाक्रम है वह किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये तीनों आपस में लड़ते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।